इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज होता है और ये जो चेंज है ये केमिकली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है, जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं आपस में उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। आयरन एक एलिमेंट है, आप सभी जानते हैं, और एलिमेंट में जो सारे के सारे एटम एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, जब उस पर रस्ट लग गई तो वो एक कंपाउंड बन गया। इसका मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे दूध का दही में बदलना, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। देखो पहले क्या था, दूध था और उसका क्या बन गया, दही। ये केमिकल चेंज हो गया, तो इसमें भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। रेसिपिरेशन, सांस का लेना। देखो रेसिपिरेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऑक्सीजन हमने अंदर ली और CO2 बाहर निकली। CO2 क्या, एक कंपाउंड है, तो इसमें भी क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अभी हमने डिस्कस किया था कि चेंज दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, इन एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पेपर इज टोर्न, पेपर को फाड़ा जा रहा है। पहले पेपर था, बाद में पेपर बना। जो पहले वाला सब्सटेंस होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बाद वाला सब्सटेंस होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले भी पेपर था और बाद में भी पेपर बना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा डिफरेंस हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल पेपर इज बर्न, पेपर को जलाया जा रहा है। देखो पहले पेपर था, फिर क्या बन गई, ऐश और स्मोक बन गई। जो प्रोडक्ट बना वो रिएक्टेंट से डिफरेंट था। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस। वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। जब हम आइस को गर्म करेंगे तो वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें ओनली मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, तो इस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसके बाद रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देखो ये जो स्टार्टिंग वाला सब्सटेंस है इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये जो लास्ट में बनता है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए इस चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। नाउ अब आप समझ गए होंगे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में किस किस तरह के चेंजेस होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर, मैटर की स्टेट चेंज होगी। हमने देखा था वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, और जब हम आइस को हीट करेंगे तो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें सिर्फ मैटर की स्टेट चेंज हो रही है। इसके बाद चेंज इन कलर, मैटर का कलर चेंज हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा। देन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हो जाएगा। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, और इसमें जो भी एटम इन्वॉल्व होते हैं उनमें पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसके बाद केमिकल रिएक्शन को दो तरह से लिखा जा सकता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन की बात करें तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है एक्सप्रेस्ड इन वर्ड रेदर देन केमिकल फॉर्मूला। जो भी केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट लिखते हैं या फिर प्रोडक्ट लिखते हैं उनको यहाँ पे वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, केमिकल फॉर्मूले का यूज नहीं करते। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है, हेल्प करता है पहचानने में कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम। सोडियम को हमने Na नहीं लिखा, यहाँ पे हम सोडियम को वर्ड के रूप में लिख रहे हैं, प्लस क्लोरीन। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम और क्लोरीन है इन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन
इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूले। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से और केमिकल फॉर्मूले से। यहाँ पे देखो Zn, Zn को हम जिंक बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Zn, और इसको सॉलिड फॉर्म में लिया है, एस का मतलब सॉलिड, और प्लस में डाइल्यूट H2SO4 लिया है, ये एक्वस फॉर्म में है, और ये जो दोनों रिएक्टेंट है मिलकर बनाएंगे ZnSO4 एक्वस और प्लस में H2 जो गैस है बाहर निकलेगी। नाउ जो सॉलिड फॉर्म में हम रिएक्टेंट लेते हैं उसके लिए यूज करते हैं S, और अगर हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो L, और गैसिज फॉर्म में लेते हैं तो उसके लिए G यूज करते हैं। यहाँ पे अगर कोई गैस इवोल्यूट होती है, गैस बाहर निकलती है, उसके लिए एरो का निशान ऐसे लगाते हैं ऊपर, और अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो एरो का निशान नीचे लगाया जाता है। केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जो मैटर होते हैं ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उन्हें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। नाउ ये जो मैटर है ये किसके बने होते हैं? एलिमेंट्स के बने होते हैं, और हमें ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं स्टेप वाइज कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो सपोज करो ये एक हमने केमिकल रिएक्शन ले ली, इसमें ये जो है ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होता है। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स में ये एलिमेंट्स हैं इनको लिख लेना है जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद हमने क्या करना है? काउंट करने हैं नंबर ऑफ़ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एटम है और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एटम है। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट कौन सा है? आयरन, आयरन एक है। तो दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन का 1 है। इसी तरह दूसरी साइड हमने काउंट करने हैं। यहाँ से आपको बेटर समझ आएगा। ये वही केमिकल रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। इस साइड आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे आयरन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, एंड देन ऑक्सीजन हो गया। नाउ नंबर ऑफ़ एटम एट रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, इसमें हमने नंबर ऑफ़ एटम काउंट करने हैं। जैसे हमारे पास क्या है? आयरन, आयरन का 1 एटम है, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम है, एंड देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 है। ये तो था रिएक्टेंट साइड का काउंट। अब हमने करना है प्रोडक्ट साइड का काउंट करना है, नंबर ऑफ़ एटम एट प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे देखो आयरन के कितने हैं? 3 हैं, हमने लिख दिया है। उसके बाद ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे लिख दिया, एंड हाइड्रोजन 2 है। अब हमने क्या करना है? दोनों साइड, मान लो कि यहाँ पे अगर 4 नंबर ऑफ़ एटम है तो प्रोडक्ट हैंड साइड भी 4 होने चाहिए। इनको हमने इस तरह से बैलेंस करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ़ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देन सिंपली हमें जो भी एटम, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या फिर प्रोडक्टेंट साइड हो, उनके एटम्स को इक्वल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है और हमने यहाँ पे भी 4 लगा दिए, इसको बैलेंस कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आयरन के 3 एटम है और आयरन के आगे भी हमने 3 लगा दिया। देन नो ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आयरन के 3 हैं तो यहाँ पे भी आयरन के 3 आइटम हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। देन आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 × 2 8 एटम्स हैं और यहाँ पे भी 8 एटम्स हैं। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन इक्वल हो गई। इसके बाद राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है, यानी कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस है, यहाँ पे हमने मेंशन करना है। देखो आयरन जो होता है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है और सॉलिड स्टेट के लिए हमने एस लगा दिया। 4H2O, देखो 4H2O की बात करें तो H2 क्या एक गैस है और ऑक्सीजन, O के लिए ऑक्सीजन यूज होता है और ऑक्सीजन भी क्या एक गैस है, तो इसलिए यहाँ पे G लगा दिया। एंड देन Fe3O4, ये जो प्रोडक्ट बना ये सॉलिड फॉर्म में होगा इसलिए यहाँ पे S लगा दिया। 4H2 ये एक गैस है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कंबाइन होने वाला है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट
कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है और इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, नंबर 2 पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं वाटर, तो वाटर क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह नंबर 3 में यहाँ पे क्विकलाइम या फिर हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं, वो बना रहे हैं। यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स या फिर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बर्निंग ऑफ ए नेचुरल गैस CH4 प्लस ऑक्सीजन लिया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और उसके बाद वाटर बना एंड देन हीट रिलीज हुई, प्रोडक्ट के साथ हीट भी बाहर निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसी तरह रेसिप्रेशन में यहाँ पे देखो C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं और प्लस में ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर बना रहे हैं और ये एनर्जी प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन। ये केमिकल रिएक्शन की टाइप्स 2 है। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। मान लो कि हमारे पास क्या था, एक कंपाउंड था, वो स्प्लिट हो गया 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक कंपाउंड था और ये किस में टूट गया, B प्लस C में, 2 में टूट गया ना, स्प्लिट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसके एग्जांपल देखो, थर्मल डीकम्पोजिशन का एक एग्जांपल लेते हैं। ये रिएक्शन होती है हीट के प्रेजेंस में। यहाँ पे हमने लिया है फेरस सल्फेट FeSO4 लिया, इसको जब हमने हीट किया तो ये क्या बन गया, Fe2O3, जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। पहले ये ग्रीन कलर का था, फिर हो गया रेड ब्राउन कलर का स्टूडेंट्स, और साथ में क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3। देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक कंपाउंड लिया था और हमें कितने मिले, 3 कंपाउंड मिले। इस चीज़ को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह लाइमस्टोन देखो, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम बनता है। CaO क्या होता है, क्विक लाइम होता है। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है। यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, एक होती है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। जो डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वाटर लिया और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये किस में टूट गया, 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिक डीकम्पोजिशन। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वो हम देखते हैं। इन्होंने क्या लिया, एक प्लास्टिक मग लिया और उसमें वाटर लिया, वाटर के साथ यहाँ पे लगा दिया रबर बैंड और 2 टेस्ट ट्यूब ली और उनमें डाल दी ग्रेफाइट रोड। देखो ये जो ग्रेफाइट रोड है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे देखो स्विच है और ये बैटरी है। जब बैटरी को ऑन किया तो एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे यहाँ पे कुछ बबल्स शो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो बबल्स हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वाटर किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। वही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप सेकंड, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश कहाँ से मिलता है, सन से।
तो जो रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन सन की प्रेजेंस में होती है उसे हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 2AgCl लिया। 2AgCl का मतलब क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। क्या बनेगा? 2Ag अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। इसी तरह 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। क्या बनेगा? 2Ag बनेगा और प्लस में ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। देखो ये जो रिएक्शन कहाँ यूज होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। एक टर्म और आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रही है ना सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इन्हीं को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो यहाँ पे हमने क्या सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास 2AgCl क्या था? रिएक्टेंट था। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आई होप आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का पता लग गया होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स 3 की। टाइप्स 3 में आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसकी जगह मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है? आयरन है। देखो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये क्या बन रहा है? कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव, इसकी जगह क्या आ जाएगा? आयरन। सोल्यूशन क्या बन जाएगा? FeSO4 और प्लस में कॉपर बनेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया है। ये स्टैंड होता है, ये टेस्ट ट्यूब होती है और टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन लिया गया है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और इसमें आयरन की नेल्स लटकाई गई हैं इस सोल्यूशन में। उसके बाद क्या होता है? जो आयरन नेल्स होती हैं वो ब्राउनिश इन कलर की हो जाती हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ Cu, क्योंकि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या होगा? कॉपर भी होगा, उसके कारण जो आयरन नेल्स है ना वो ब्राउनिश हो जाती हैं। इसके बाद ब्लू कलर ऑफ C2SO4, ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका ब्लू कलर होता है, वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, जब FeSO4 बनेगा। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इससे आप इस रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। इसकी जगह आप लिख सकते हो Zn प्लस जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को जिंक रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा ZnSO4 प्लस में कॉपर, क्योंकि जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और प्लस में BaCl2 बैरियम क्लोराइड। यहाँ पे Ba के साथ इसका SO4 लग जाएगा और प्लस में ये क्या है? Na2 है और ये भी Cl2 है, 2 आगे लग जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन में BaSO4 बना था ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना था, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है तो कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप 5 की। टाइप 5 में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन O से शुरू हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगी और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो C प्लस O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ऐड हो रही है रिएक्टेंट में। इसी तरह आप देख सकते हो कॉपर प्लस O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? 2CuO बना रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड होगी। सेकंड स्टेप में CuO प्लस हाइड्रोजन, जब इसको हीट करते हैं तो क्या? कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोजन को बाहर करना है। नाउ अब हम देखते हैं रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन में हाइड्रोजन उल्टा है इसके, हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। यही एग्जांपल लेते हैं CuO प्लस H2। यहाँ पे देखो CuO प्लस H2, हाइड्रोजन हमने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद क्या बन गया? Cu प्लस H2O। देखो यहाँ से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव होगी स्टूडेंट्स। क्या बन गया? कॉपर प्लस वाटर बन गया और ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव। यहाँ देखिए इन दिस रिएक्शन में क्या हुआ? CuO कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस किस में हो गया? कॉपर में हो गया। और जो H2 था, ये H2 स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइज्ड किस में हो गया?
H2O में हो गया। यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन को कॉम्बिनेशन में दिखाया गया है। एक बार फिर देख लो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और यहाँ पे देखो कॉपर बन रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। सेकंड स्टेप में रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, CuO+H2, हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। नाउ अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। जो ऑक्सीडेशन होती है उसका हमारी जो डेली लाइफ है उस पर क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोजन। क्रोजन का मतलब ये होता है जंग लगना। जब भी कोई मेटल मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक लेयर जम जाती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है उस पर एक लेयर जम जाती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड। एंड देन क्या होता है, वो मेटल वीक हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं कि मेटल क्या हो गया, कोरोडेड हो गया। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे को जंग लगना। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, तब हम कहते हैं कि जो आयरन है वो रस्ट हो गया। इसके अलावा सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है एंड देन ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर। देन क्रोजन को कैसे रोका जा सकता है, इसको रोकने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी मेटल है उस पर जिंक या कॉपर की परत चढ़ा दी जाती है या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा या फिर उसको पेंट कर दिया जाए तो भी क्रोजन को रोका जा सकता है। नाउ देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, बासी होना। आप देखते हो कई बार जो हमारा फूड है काफ़ी टाइम के लिए ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें क्या होने लगता है, बैड स्मेल आने लगती है या फिर उसका टेस्ट बैड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ये होता है किस कारण है, ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। जब फैट्स एंड ऑयल की ऑक्सीडेशन होती है, और वो कब होती है, जब उन्हें खुली एयर में रखा जाता है। ज़्यादा टाइम के लिए एयर में रखा जाएगा तो वो एयर से कांटेक्ट कर लेंगे, तो इस वजह से उनमें ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। जो हमारा फूड है, ऑयल्स हैं या फिर फैट्स हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट अगर हम ऐड कर देंगे तो रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। एंड देन हमारा जो खाना है या फूड है उनको एयर टाइट कंटेनर में रखकर, यानी कि यहाँ पे एयर क्रॉस ना हो सके या फिर एयर कम जाए, इस तरह से रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। नाउ ये था एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।